नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी अजय जी ने हमें शेयर किया है। अजय जी उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास के रहने वाले हैं और ये जो घटना है ना उनके साथ में घटी थी 2005 में। तो हुआ क्या था अजय जी के साथ में, आइए चलते हैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, एक्चुअल में क्या घटना घटी थी। दोस्तों मेरा नाम अजय है, मैं उत्तर प्रदेश में एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरे जो पिता थे ना सरकारी जॉब में थे, लेकिन इसके बाद जब रिटायर आए ना तो हम लोग बड़ा खुश थे। मेरी भी मनोकामना थी कि मैं भी सरकारी जॉब में जाऊँ, किसी अच्छे जॉब में जाऊँ। मैं भी जवान हो चुका था, लेकिन अपने माता पिता का मैं इकलौता औलाद था और वो नहीं चाहते थे कि मैं गांव छोड़ करके उनको छोड़ करके बाहर निकलूं। उनका कहना था कि अजय जो कुछ करना है अपने गांव में कर, अपने एरिया में कर। नौकरी तो मैंने बहुत कर लिया, जो अपने गांव में मज़ा है ना कहीं और नहीं है। तेरे पास में ऐसे कमी क्या है, मैं हम लोग हैं ना, सब कुछ संभाल लेंगे, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और सही बात था, हमारे जो ज़मीन थी बहुत काफ़ी थी, सही उपजाऊ ज़मीन थी, रोड के किनारे ज़मीन थी। लेकिन कुछ दिन तक तो बिल्कुल ठीक चलता रहा। अब मैं वहाँ पर एक हमारा बगीचा था रोड के थोड़ा सा किनारे पर ही, वो दूसरी ज़मीन थी। वहाँ पर मैं ट्यूशन पढ़ाता था, जो बच्चे थे गांव के आसपास के उनका मैं ट्यूशन लेता था। वहाँ पर मैं 2 कमरों का घर बना लिया था। एक तरह से हमारा ट्यूशन सेंटर था, बाथरूम से लेकर के हर एक चीज़ मैंने वहाँ पर तैयार करा दिया था कि किसी बच्चे को बाथरूम जाना हो, कुछ और ज़रूरी काम हो तो इधर उधर ना भटके। मतलब पूरा जो काम था ना मैं पक्का किस्म का किया था और वो हमारा ट्यूशन सेंटर चल भी रहा था और उसी से मैं अच्छा खासा पैसा कमाता था। मेरा जो सपना था, मैं जिसे मेरे पापा नौकरी करते थे, मैं भी नौकरी करना चाहता था। लेकिन जब पिता मुझे मना कर दिए कि नहीं बेटा तुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और तब मैं सोचा कि आखिर मैं खेती बाड़ी मैं खुद करता नहीं, मजदूर करते हैं, तो मैं क्या करूँगा। अब खेती बाड़ी के पीछे तो मैं अब जो था भागना हो तो मैं कर लेता था, लेकिन जब खेती बाड़ी का सीज़न नहीं होता था तब मैं बोरियत महसूस करता था। आखिरकार मैं ट्यूशन का अपना काम स्टार्ट कर दिया था और चलने भी लगा था। पैसे के उसमें अच्छी कमाई हो जाती थी। परिवार के लोग हमारे अब बिल्कुल सही थे, सुख में थे, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन जब पिताजी रिटायर आते हैं ना, उसके बाद एक ज़मीन का सौदा होता है, वो ज़मीन खरीदना चाहते थे और वो ज़मीन पर कई लोगों का नज़र थी। अब एक तरह से वो ज़मीन हम तो खरीद के मैं आखिरी मोड़ तक पहुंच गए थे, लेकिन वो ज़मीन हम खरीद नहीं पाए और उसी चक्कर में कई लोगों से हमारी दुश्मनी पापा की हो चुकी थी। अब इसके बाद कुछ दिन तक तो सही रहा, अब फिर झूठे झूठे मुकदमे हमारे पिता के ऊपर में लगने लगे। गांव के संपत्ति को लेकर के, ज़मीन जायदाद के लेकर के झूठे मुकदमे, और एक साथ इतने मुकदमे हमारे पिता के ऊपर लग चुके थे कि मेरे पिताजी परेशानी में फंस गए थे। आए दिन शहर में जाना होता था, कचहरी में खड़ा होना होता था, कोर्ट में जाना होता था। अब एक तरह से कहूँ ना कि हमारी परिवार की जो समस्या थी ना वो बढ़ गई थी। अब मैं भी अब पिता के साथ अब मुकदमे में जाया करता था। मेरे पिता कहते कि नहीं तू मुझे छोड़ दे, तू अपने काम पर ध्यान रख, जो तू ट्यूशन पढ़ा रहा है उसी में अपना काम अब मस्त रह। लेकिन रात को जब आखिरी ट्रेन में जब पैसेंजर ट्रेन आती थी हमारे स्टेशन के पास में, पिताजी को मैं छोड़ने जाता था और 2 घंटे की सफ़र होती थी ट्रेन की। और उसके बाद पिताजी उसी शहर में जहाँ पर कोर्ट कचहरी था वहाँ पर जाकर रुक जाते थे कि सुबह में जाना बड़ा परेशानी वाली बात थी, टाइम पर पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। 10 बजे कोर्ट खुल जाता था। अब मुकदमा कोई सही हो तो चलो ठीक है, सब झूठे झूठे मुकदमा था और उसमें हमारा परिवार तबाह सा होता जा रहा था। हर महीने अब इतने मुकदमे लद गए थे हमारे ऊपर में कि हम लोग एकदम दुखी हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। और सब पता था, जिसने भी किया था उसको भी पता था कि मुकदमा चलने वाला नहीं है, बस परेशानी पैदा कर रहा था। और वो लोग हम परेशानी में झेल रहे थे एक तरह से।
उस रात की बात बताता हूँ। हम लोग मैं अपनी बाइक लेकर के पिताजी से बात करता हुआ रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा था। पहुँचने के बाद में हम काफ़ी देर तक पिताजी से मेरी बातचीत होती रही। पिताजी समझा रहे थे कि देख अजय, कि जिसने मुकदमा किया है ना, सब झूठी मुकदमा है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, हमारे वकील साहब कह रहे थे। लेकिन देखो ना, हम लोग फंस तो गए ना, अब कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है ना, वकीलों का खर्चा है वो देना पड़ता है ना। मैं भी समझ रहा था, मैं पिताजी को अब क्या समझाऊं, वो तो खुद समझदार थे। अब मैं कहता था कि पिताजी मैं भी चलता हूँ, अतः वो मुझे मना कर देते कि नहीं, घर बार भी तो देखना है, तेरी माँ है। अब मेरी बहन की शादी बहुत पहले हो चुकी थी, अगर बहन होती ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, वो तो घर का सारा काम संभाल लेती थी। अब माँ अकेले पड़ जाती थी। पिताजी भी अपने जगह पर सही थे। और उस रात ट्रेन जब आती है ना, तो 1.5 घंटे लेट होती है पैसेंजर ट्रेन। 11 बज चुका था। पिताजी को मैं ट्रेन में बिठा देता हूँ और कहता हूँ कि जा कर के धर्मशाला में आप रुक जाइएगा। पिताजी हंसते हुए कहने लगे, तू बहुत बड़ा हो गया, अब तो मुझे ज्ञान दे रहा है। हंसते हुए हम लोग में हंसी मजाक चलती रहती थी। मैं उनका थोड़ा टेंशन कम करना चाहता था। जब हंसते थे ना तो बहुत ही अच्छे लगते थे। हाँ, मैं वो हंसी हमेशा उनके चेहरे पर देखना चाहता था। लेकिन हंसी वो न जाने कहाँ लुप्त हो गई थी। वो हंसी जो बात बात पर मुस्कुराया करते थे, अब वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में सब कुछ भूल गए थे। खैर, पिताजी तो चले गए। अब मेरे पास में बाइक थी। अब बाइक में स्टार्ट करके अपने गांव की तरफ चल देता हूँ। मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता हूँ। माँ अकेली थी। अब कुछ ऐसे ही टाइम था, हमारा टाइम बहुत ख़राब चल रहा था। उस टाइम में सही में जो कहा जाता ना कि हमारा घर परेशानियों से घिरा हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब मैं अपने गांव के करीब रोड पर पहुंचता हूं, जहां से हमारा ट्यूशन सेंटर बगीचे में जो है हमारा बिल्कुल पास में था, जब वहां पर पहुंचता हूं, अपने गांव के रोड पर मुड़ना चाहता हूं, तब वहां पर किसी का मैं देखता हूं कि बैठी हुई है मोड़ पर ही। हाँ, वो रोए जा रही है। वहाँ पर मैं बाइक थोड़ा सा अब स्लो करना पड़ता है। और वो इस स्लो के टाइम में मैं उसको देखा था और उसकी आवाज़ भी रोने की सुनी थी। मुझे लगा कि मेरे गांव का कोई लड़की होगी। हमारे गांव के उस रोड के इस तरफ भी गांव था, और दाहिनी साइड में हमारा गांव, बाएं साइड में दूसरा गांव, और उसके आगे में जाकर के और भी छोटे कई गांव थे। मुझे लगा कि ये तो हमारे गांव की होगी। मैं बाइक रोक देता हूँ। अब उसके पास में जाता हूँ। वो बैठी हुई थी, अभी भी बैठी है। अब मैं कहता हूँ कि आप कौन है जी, आप यहाँ पर क्यों बैठी हुई है? तब कहती है कि मैं तो अपने घर जाना चाहती हूँ, लेकिन हमारे घर वाले अब मुझे अंदर आने नहीं देते हैं। मैं कहने लगा कि आप मेरे गांव की तो लग नहीं रही हो, जैसे मैं सबको पहचानता हूँ, इतना बड़ा गांव तो मेरा है नहीं। तो आप किसके घर की है, कौन सी गांव की हो? तब वो उंगली के इशारा देती है कि मैं अगले गांव की हूँ। मैं कहने लगा कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं? आप समझ सकती हो कि रात का आधी रात हो चुका है, आपको यहाँ पर क्यों आना है, क्यों आकर बैठी हैं आप? आज समझती नहीं है? तब कहने लगी कि मैं सब कुछ समझती हूँ, लेकिन मैं करूँ क्या, मैं लाचार हूँ, घर वाले मुझे घर में अंदर आने नहीं दे रहे हैं, तो मैं जाऊँ कहाँ पर? मैं पैदल ही चल पड़ी थी, यहाँ पर आकर मैं थक गई, बैठ गई, अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। उस लड़की की हालत देख करके मुझे बहुत ही दया आई। उस लड़की को देख करके दया भाव तो आनी ही थी। जवान लड़की थी, आंसू से भरा हुआ चेहरा था, अच्छे घर की लग रही थी, कपड़े लत्ते भी अच्छे पहन रखी थी। रोने की आवाज़ उसकी बंद नहीं हो रही थी। तब मैं उसको शांत कराता हूँ कि मैडम जी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, रोने से समस्या हल नहीं होता है, आप चाहती क्या हो? तब वो कहने लगी कि मुझे रात भर रुकने के लिए अपने अपने घर ले चलो। मैं आपके घर पर रुक जाऊंगी, आपके घर में परिवार तो होगा। मैं कहने लगा, हाँ मेरी माँ है ना, लेकिन मैं आपको अपने घर पर लेके जा नहीं सकता। ना जाने वो क्या अपने मन में सोचेगी, ऐसे मैं रास्ता चलती लड़की को उठा करके घर पर ले जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जो आप सोच रही हैं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मेरे में इतना हिम्मत नहीं है। मैं आपको नहीं जानता, नहीं पहचानता नहीं, तो मैं अपने घर पर आपको क्यों ले जाऊं? लड़की फिर रोने लगी। फिर जाइए, आप मेरी सहायता नहीं कर सकते, जो होगा मैं देख लूँगी।
अब मैं सही कहूँ ना, उस लड़की को मैं उस जगह पर, वो भी आधी रात के वक्त में, छोड़ना नहीं चाहता था। मैं समझता था कि लड़की जात है भाई, ज़माना ख़राब है, चलो मैं तो सही हूँ, लेकिन और भी कोई आएगा, अब रास्ता भटकता हुआ, हो सकता है कैसे लोग आएँ, इसके साथ में कैसा व्यवहार करें। मैं इस चीज़ से कांप गया था कि नहीं नहीं, इस लड़की को इस जगह पर छोड़ना ठीक नहीं है। तब मैं कहने लगा कि आप उठिए, मैं आपको घर तो नहीं ले जा सकता, लेकिन बगल में ही मेरा ट्यूशन सेंटर है, बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ, आप वहाँ चलिए, रात अपना बिता लीजिए और सुबह अपना घर पर लौट जाइएगा। अगर आप सुबह कहेंगी तो मैं आपके साथ चल पड़ूंगा, आपको परिवार को समझाऊंगा कि आपको ऐसा क्यों किया है, आपने ऐसी क्या गलती की। तब वो रोते कहने लगी कि गलती तो मैंने किया है, मैं अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी। अब इसके बाद मैं जब लौट के आ रही हूँ ना, तो लोग मुझे घर पर घुसने नहीं दे रहे। सच कहूँ ना, मैं उस लड़की के बात सुन करके एकदम आश्चर्य में पड़ गया था। इतनी सी कम उम्र, खैर उम्र तो कम नहीं थी, जवान थी, लेकिन क्या पड़ी थी भाई प्रेमी के साथ भागने की। अगर प्रेमी से ही इतना सब कुछ प्यार चल रहा था तो अपने परिवार वालों को बताती, कोई ना कोई इंतजाम करते, कुछ ना कुछ करते, लेकिन भागने की क्या जरूरत थी। लेकिन मैं उस टाइम जल्दीबाजी में था, मैं इतना बहस तो नहीं कर सकता था। अब मैं कहने लगा कि चलिए आप बगल में ही हैं, अब मैं आपको वहाँ ट्यूशन सेंटर में छोड़ दूँगा, आप रात बिताइएगा और सुबह मैं आ जाऊँगा, जैसा आप कहेंगे वैसा हम कर लेंगे। आप कहेंगे तो मैं आपके घर पे चलकर आपको परिवार को समझाने की कोशिश भी करूँगा। लड़की मान गई। हाँ, कहने लगी ठीक है चलो। मैं अपने बाइक पर बिठाता हूँ। हाँ, देखने में हट्टी खट्टी लड़की थी, ऐसा नहीं था कमज़ोर थी। बाइक पर जब बिठाया ना, तो कुछ वजन महसूस ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैंने आज तक किसी लड़की को बैठाया नहीं है ना, लड़की का वजन ऐसे ही हल्का फुल्का होता है। मेरा अपना आइडिया था। मैं कभी भूत प्रेत के अब नज़दीक गया नहीं था, ना भूत प्रेत के बारे में ज़्यादा कुछ जानता था। अगर मैं जान लेता कि मैं जिस लड़की को बिठा रहा हूँ अब वो कोई भूत प्रेत निकलेगी, तो मैं तो दूर ही भाग लेता। मैं अब उसको अपने बाइक पर बिठाकर अपने ट्यूशन सेंटर में क्यों लेके जाता। मैं जाता हूँ ट्यूशन सेंटर पर लेकर के, चाबी मेरे पास में होती है, ताला खोल करके अंदर के बोलता हूँ। कमरे में 2 कमरे थे और सब कुछ था हमारे घर में, वहाँ पर ट्यूशन सेंटर में पानी से लेकर हर एक चीज़ का प्रबंध था। मैं बोलता हूँ कि देखिए 2 कमरा है, एक में तो मैं बच्चे पढ़ाता हूँ, एक में मैं कभी कभी आराम करता हूँ। इसमें बिस्तर भी लगा हुआ है, पलंग भी है, तो आप यहाँ पर आराम कर सकती हैं। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लीजिएगा, अब मैं सुबह में आऊँगा, मैं तो अब निकल रहा हूँ, मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी। लड़की कहने लगी अरे मैं अकेले रहूँगी यहाँ पर। मैं कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, आपको अकेले रहना पड़ेगा, मैं तो अपने माँ के घर पे जा रहा हूँ, मैं माँ को अपना छोड़ नहीं सकता, रात में वो भी डरती हैं, तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। अब मैं आपके साथ में रुकूँ क्यों, बस आपको रात काटनी है, आप तो सड़क पर बैठी थी, वहाँ भी आप रात काट रही थी, तो आप सुरक्षित जगह में हैं, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लीजिए और आराम से अपना रात बिताइए, सुबह मैं आऊँगा, इसके बाद जो कहेंगे मैं ऐसा कर दूँगा। लड़की मुझे बहुत जोर लगाने लगी कि नहीं, मुझे अकेले में डर लगता है। मैं समझाने लगा कि आप रोड से तो बढ़िया है ना, रोड पर थी वहाँ तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सुरक्षित है, आप दरवाज़ा बंद कर लीजिए और मैं निकल रहा हूँ। मैं उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आता। उसका मतलब था कि मैं उसके साथ रात गुजारूँ। अब मैं ऐसा लड़का था नहीं, मेरी सोच ऐसी थी नहीं। मैं उसको समझा बुझा करके फिर मैं कहता हूँ दरवाज़ा बंद करो और मैं चल पड़ता हूँ। घर पर आता हूँ, ये बात मुझे माँ को बता देना चाहिए, लेकिन मैं माँ को बताता नहीं हूँ कि माँ ना जाने क्या क्या सोचेगी, ज़रूर उसके मन में कुछ फितूर आ जाएगा और फिर मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा, यही सोच के बताता नहीं हूँ। रात मैं अपने घर में काटता हूँ। माँ बोलती है कि पिताजी आराम से चले गए, ट्रेन मिल गया था। मैं बता दिया कि हाँ जी, सब कुछ आराम से, वो धर्मशाला में रुकेंगे और सुबह में कचहरी में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और इसके बाद शाम तक लौटेंगे। शाम को मैं उनको लेने के लिए जाऊंगा। मुझे पता है कि कौन सा पैसेंजर ट्रेन से आएंगे। हमारा स्टेशन छोटा सा था, तो वहाँ पर मेल एक्सप्रेस ट्रेन रुकती नहीं थी, पैसेंजर ट्रेन नहीं रुकती थी। अब मुझे मालूम था, कई बार मैं जाकर उनको ले गया था।
ऐसा ही मैं करता था। खैर, सुबह होने के बाद मैं माँ को बताता हूँ कि मैं जा रहा हूँ ट्यूशन सेंटर पे। और उन दिनों में हम लोग इतना परेशानी में घिरे हुए थे ना कि मैं ट्यूशन सेंटर को बंद ही कर रखा था। अब मौका मिलता नहीं था, कुछ ना कुछ ऐसा काम फंसा रहता था। मैं सोच रहा था कि कोर्ट कचहरी का मामला ख़त्म हो जाए और तब मैं आराम से बच्चों को पढ़ाऊँगा। मैं सुबह अब जाता हूँ अपने ट्यूशन सेंटर पर माँ को बोल करके कि मैं ज़रा ट्यूशन सेंटर घूम के आता हूँ। बाइक उठाता हूँ और चल पड़ता हूँ। ट्यूशन सेंटर जब पहुँचता हूँ ना मैं, और जा करके दरवाज़ा खटखटाता हूँ कि लड़की तो अंदर ही होगी, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता हूँ दरवाज़ा तो खुल जाता है। हाथ का दस्तक झेल नहीं पाता है, मतलब अंदर से बंद ही नहीं था। मैं धड़धड़ाते हुए अंदर जाता हूँ। जिस बेड पर मैं उसको सोने के लिए बोला था, बेड तो खाली था। हर कमरा, मतलब 2 ही कमरे थे उसमें, बाथरूम वगैरह लेकर के हर जगह पर ढूंढ लेता हूँ, वो मिलती ही नहीं है। तब मुझे झटका लगता है कि अरे लड़की देखो, अब बिना बताए हुए गायब हो चुकी है। दरवाज़ा भी बंद नहीं था। अगर इसमें सामान का चोरी हो जाता, मुझे किताबें थी, कुछ बहुत कुछ हो उसमें रखा हुआ था, काम की चीज़ें थी, सामान था, वो सब चोरी हो जाता। मैं उस लड़की पर नाराज़गी अब एक तरह से दिखाता हूँ, लेकिन लड़की थी ही नहीं वहाँ पर। जब लड़की नहीं मिलती है तो मन तो गुस्सा हो जाता है कि देखो मैंने उसको रात काटने के लिए अपना ट्यूशन सेंटर दिया और वो सुबह में बिना बताए हुए और बिना मिले हुए निकल गई। चलो अच्छा है, निकल गई, कोई बात नहीं, मेरा सामान का नुकसान भी नहीं हुआ। अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर आ गया। सब सामान अपनी जगह पर। अब उसमें क्या, किताबें सब और कुछ ज़रूरी काम की चीज़ें थी, सब रखा हुआ था। कभी कभी मैं रात यहाँ पर भी बिताता था, इसलिए मैं सारा व्यवस्था करके रखा हुआ था। अब इसके बाद वो लड़की नज़र नहीं आती है। मैं अपने घर लौट जाता हूँ सारा बंद करके। शाम को पिताजी को लेके आता हूँ और उनके साथ 2 लोग और आ जाते हैं, उनके मित्र होते हैं। अब स्टेशन से तो मैं उनको लेके नहीं आता हूँ और काफ़ी देर तक पिताजी कैंटीन में बैठ करके उन लोगों से बातचीत करते रहे और लेट हो चुका था, अंधेरा हो चुका था। अब इसके बाद मैं पिताजी को लेके आता हूँ। अब मैं जो लाइट बंद कर रखा था अपने ट्यूशन सेंटर का, वो लाइट जलती हुई दिखाई दे रही थी। जब मैं अपने गांव के अब क्षेत्र में आ जाता हूँ तो दूर से वो रोशनी का बल्ब जलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा था। पिता भी कहते हैं, कह रहे तुमने लाइट जलता हुआ छोड़ दिया, बंद नहीं किया था। मैंने बोला हाँ पिताजी, लगता है मुझे अब भूल से रह गया है। कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ करके और मैं आ जाऊँगा, आज मैं यहीं पर सो जाऊँगा। ऐसा मैं करता था। पिता भी जानते थे कि मैं पढ़ाई में रुचि रखता हूँ, पढ़ते पढ़ते मैं सो जाता हूँ और वही करता हूँ। पिताजी को घर पर छोड़ करके खाना पीना खा करके अब मैं अपने उसमें आ जाता हूँ ट्यूशन सेंटर में। अंदर आकर के अब मैं देखता हूँ एक खुशबू सी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ क्योंकि आसपास हमारे जो अब बगल में थे सब खेत था, खलिहान था, कुछ पौधे फूल के भी लगे थे, तो कभी कभी ऐसा महक आ भी जाती थी। कोई बड़ी बात नहीं थी। हमारा जो ट्यूशन सेंटर था अब खेतों के बीच में घिरा हुआ था, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। मैं अपना घर बंद करके, मैंने ट्यूशन सेंटर बंद करके और उसी बिस्तर पर मैं सो जाता हूँ। रात के अब कितना पहर हुआ है, कितना टाइम हुआ है मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना जानता था कि आधी रात से ऊपर का वक्त चल रहा था। अचानक मुझे महसूस होता है कि मेरे बगल में कोई लेटा हुआ है। जब मैं आंखें खोल के देखता हूँ ना, तो मेरी तो सांस रुक जाती है। वही लड़की, वैसे ही कपड़ा, सब कुछ वही, कोई भी बदलाव नहीं, मेरे बगल में लेटी हुई है। चेहरा मुस्कुराता हुआ दिख रहा है। अगर मैं उस टाइम भी समझ जाता ना कि लड़की कोई प्रेतात्मा है, कोई चुड़ैल है, कोई आत्मा है, तो मैं तो रात को ही भाग लेता। लेकिन मैं भूत समझ ही नहीं पाया कि उसको कोई की प्रेतात्मा है। मैं उसको देखता हूँ ना तो एकदम गुस्से में हो जाता हूँ। अरे तुम तो सुबह चली गई थी ना, फिर तुम कैसे लौट आई? तब वो कहती है कि नहीं, मैं कहाँ गई थी, मैं तो यहीं पर थी, तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि तुम आओगे और मेरे लिए कुछ अब फैसला करोगे, कुछ व्यवस्था करोगे। तुम आए नहीं। सच कहो ना कि गुस्सा तो मुझे आ रहा था। अब मैं कहने लगा कि आप ये काम कीजिए, आप मुझे साइड दीजिए, मुझे उतरने दीजिए।
मैं अपना नीचे में दरी बिछा कर सो जाऊंगा, आप आराम से यहाँ लेट जाइए। अब सुबह बात करेंगे। आधी रात से ऊपर का पैर चल रहा है। ये कौन सा तरीका है? आप थी कहाँ पर? मैं इस घर में, अब इतना बड़ा घर तो है नहीं कि आप नज़र ना आओ। मैं हर जगह पर ढूंढ लिया था, लेकिन आप नज़र नहीं आई। तब मैं दरवाज़ा बंद करके गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आंखें कैसे धोखा खा सकती है? तब कहने लगी कि मैं इसी पलंग के नीचे छुपी हुई थी। वाकई में मैं इस पलंग के नीचे तो देखा ही नहीं था। मुझे लगा कि लड़की सही कह रही है। अब वो डरी हुई थी। उसको लगा कि मेरी जगह पर कोई और आ गया है। इसलिए वो शायद पलंग के नीचे दुबक गई थी। मेरा ध्यान गया नहीं था कि पलंग के नीचे भी कोई दुबक सकता है। मुझे गलती का एहसास हुआ था। तब मैं कहने लगा कि कम से कम आप निकल करके आप देख तो लेती कि आखिर कौन हो सकता है। मैं बताया था ना कि मैं आपको सुबह मिलने आऊँगा, आपके लिए कोई व्यवस्था करूँगा, आपके घर पे चलूँगा, मनाने की कोशिश करूँगा, जो भी होगा। लेकिन आप दिखाई नहीं दी तो मैं उल्टे पैर वापस निकल गया था। सही कहूँ ना कि वो लड़की जो भी बात की ना, मुझे कोई गलत नहीं लगा था। उसकी जगह मैं भी होता तो ऐसा ही करता। तब मैं कहता हूँ कि आप पलंग पर सोइए, आप सुबह होगा, सुबह हम बात करेंगे और मैं आपके घर पर लेकर चलूँगा, आपके माता पिता से बात करूँगा। अब ज़्यादा देर हो चुकी थी। मेरे पास में अब चटाई भी थी, तो मैं दूसरे कमरे में चटाई बिछा करके लेट जाता हूँ। थका होने के कारण कुछ देर तो मैं उस लड़की के बारे में सोचता हूँ कि देखो ना, दुखियारी लड़की है, अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। चलो कल चलते हैं इसके माँ बाप के पास में, बात करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अरे लड़की है, कोई गैर थोड़ी है। अब गलती कर दिया है तो माफ़ तो करना माँ बाप का ही काम है, ज़रूर मान जाएंगे। मुझे मन में बड़ा संतुष्टि होती है। अब फिर मैं अपनी चटाई पर लेट जाता हूँ, नींद आ जाती है। जब गहरी नींद में होता हूँ ना, तब वही लड़की मेरे बगल में आके फिर लेट जाती है, मेरे सीने पर हाथ रख करके मेरे सीने से खिलवाड़ कर रही है, मेरे चेहरे से खेल रही है। तब मैं कहता हूँ, ये कर क्या रही हो मैडम? ये कर क्या रही हो? तुम उस जगह पर थी, पलंग पर थी, तुम वहाँ से यहाँ क्यों आ गई? तुम्हारा इरादा क्या है? सच कहूँ ना, अब उस वक्त में मैं जब नींद से जागा ना, तो उसकी जो मेरे साथ में खेल रही थी ना, मुझे अच्छा भी लग रहा था। मैं ऐसे ही डांट रहा था कि तुम कर क्या रही हो, तुम अपनी जगह पर चली जाओ। तब मैंने उसकी आंखों को देखा, जो बिल्कुल एकदम नशे की तरह चढ़ा हुआ था, जैसे अपने होश में ना हो। वो मेरे साथ में ज़बरदस्ती मुझसे लिपट रही थी। आखिर मैं भी इंसान था, कब तक अपने आप को रोक पाता। अब वही काम अब होना शुरू हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अब इसके बाद मैं फिर सो जाता हूँ और वो लड़की मेरे बगल में लेटी हुई है। कुछ देर तक हम बात करते हैं। कहते हैं कि आपने जो किया ठीक नहीं था। लड़की कुछ बोल नहीं रही थी, बस मुझे चुप करा रही थी कि शांत हो जाओ, अब सो जाओ। लेकिन मुझे कुछ देर तक नींद आती है, फिर मैं आंखें खोल लेता हूँ। जब आंखें खोलता हूँ ना, तो अपने बगल में लड़की को नहीं पाता। मुझे लगता है कि लड़की पलंग पर चली गई होगी। मैं उस घर में जाता नहीं हूँ, फिर मैं नींद में सो जाता हूँ। सुबह उठता हूँ ना, तो उस लड़की को देखने के लिए जाता हूँ उस कमरे में जहाँ सोई हुई थी, लेकिन वहाँ पर थी नहीं। उस कमरे में लड़की को ना पा करके मैं हर तरफ ढूंढ लेता हूँ। पलंग के नीचे भी आज पहली बार झांक के देखता हूँ, तो पलंग के नीचे भी नहीं है। मुझे लगा कि लड़की चली गई। बाहर में निकल के देखता हूँ मैं, रोड के किनारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अब वो लड़की नज़र नहीं आती है। अब मैं सोचता हूँ कि अब मैं क्या करूँ। मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। इधर उधर देखने के बाद मैं अपना घर की तरफ लौट आता हूँ। ये बात भी माँ को छिपा देता हूँ, बताता नहीं हूँ। अगली रात भी मैं वहाँ सोने के जाता हूँ। अब एक तरह से हमारा घर ही था वो, मुझे उस जगह पर पढ़ाई करना, इसके बाद मैं सो जाता था, आनंद आता था। और मैं जब रात होता है ना, उसी पलंग पर सोता हूँ, तब वो लड़की फिर मुझे नज़र आती है, मेरे साथ में खेलते हुए। मैं भी अब उससे सवाल नहीं पूछता हूँ। नींद में उठता हूँ, फिर वो मेरे साथ में जब खेल खेलती है तो मैं उसके साथ खेल में लग जाता हूँ। ऐसा मेरे साथ में हफ्ता दिन तक होता रहा। सुबह उठने के बाद में
वो लड़की नज़र आती नहीं थी। ऐसा लगता था कि वो घर छोड़ के जा चुकी है। लेकिन रात में वो लड़की मेरे साथ में होती थी। आज जब होती थी ना, तो मुझे कुछ सूझता नहीं था। बस लगता था कि हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ना तो मैं उसको कभी खाना मांगते हुए देखा, ना पानी पीते हुए देखा। बस प्रेम करते हुए ज़रूर मैंने देखा, महसूस किया। उसके अलावा मैं कुछ और चीज़ नोट नहीं किया था। खैर, हफ्ता दिन होने के बाद में मैं कहूँ ना, मैं दिन में उस लड़की के बारे में सोचता था। आज जैसे सोचता था ना, तो दर्द शुरू हो जाता था। और फिर मैं सोचना बंद कर देता था। ऐसे कुछ दिन तक चलता रहा, हफ्ता दिन बीत जाता है। आज जब मैं अब सोच लेता हूँ दिन के टाइम में कि अब लड़की से बातचीत करना चाहिए, आखिर दिन में ये जाती कहाँ है। आज जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे दर्द क्यों होता है। इतना दर्द उठता है ना कि जैसे सर फट जाएगा। लेकिन मैं आज दर्द को बर्दाश्त करता हूँ। रात के टाइम जब मैं जाता हूँ, आज जब अपने बिस्तर में उस लड़की को पाता हूँ, प्रेम प्रेम नहीं करता हूँ। उस लड़की से पूछता हूँ कि तुम दिन में कहाँ रहती हो, दिन में कहाँ चली जाती हो। वो लड़की मेरी तरफ अपनी मदहोश वाली आंखों से मुझे घूर रही है। मैं उसका इरादा बिल्कुल समझ रहा हूँ। अब मैं उसकी बातों में उलझता नहीं हूँ, ना प्रेम करता हूँ। मैं उस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ कि तुम दिन में कहाँ रहती हो। क्या तुम अपने गांव में चली जाती हो, अपने माता पिता घर पे चली जाती हो, या फिर रात का दिन कहाँ गुजारती हो। तब वो लड़की कहती है कि मैं यहीं पर रहती हूँ, कहीं पर मैं आती जाती नहीं। मैं दिन में भी यहीं पर रहती हूँ और रात में भी तुम्हारे साथ रहती हूँ। तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हैरानी से पूछता हूँ कि तुम दिन में दिखाई क्यों नहीं देती हो, ऐसा क्या हो तुम, कौन हो तुम। तब पहली बार बोलती है कि मैं जो हूँ ना, तुम अगर मुझे असली रूप में देख लोगे ना, तो तुम डर जाओगे। मैं अब इतना डरपोक नहीं था, मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है। अब मैं कहने लगा कि अब तक मैं क्या तुम्हारा नकली रूप देख रहा था, असली रूप कौन सा है। अब वाकई में जब अपनी असली रूप दिखाती है ना, तो मैं सोचने पर विवश हो जाता हूँ। शरीर, आत्मा, मतलब जो भी था वो तो वैसे ही था। कपड़े में बदलाव हो चुका था। कपड़ा जो था ना, सब कुछ बदल चुका था। जो जुल्फे खुली हुई थी, और वो अब जूड़ा बंधा हुआ था। मतलब सेकंडों में अपना रंग रूप उसने बदल दिया था। आप वाकई में मुझे देख करके बड़ा अब एक तरह से झटका लगा था। ये कैसे हो सकता है, इंसान अपना रंग ढंग एक सेकंड में कैसे बदल सकता है। अब मैं डर जाता हूँ। आप पूछता हूँ, आप हैं कौन, आप मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रही हैं। तब कहने लगी कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आती ना, और तुमसे दोस्ती नहीं होती, तो मैं तो कहीं और चली जाती। लेकिन तुम्हारा अब एक तरह से विचार व्यवहार, अब मैं तुम्हारा अब एक तरह से प्रशंसक बन गई। हाँ, मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारे साथ में जितना साथ मैं रहना पसंद करती थी, इसलिए मैं तुम्हारा घर छोड़ के नहीं जा रही हूँ। मैं कहूँ कि मैं बहुत डरा हुआ था। अब मैं कहने लगा कि देखिए, आप मेरे पीछा छोड़ दीजिए। मैं आपको अब जान चुका हूँ कि आप एक प्रेत आत्मा हैं, लेकिन ऐसी कोई दुष्ट आत्मा आप नहीं हैं, जैसा मैं आपको देख पा रहा हूँ। मैं भूत प्रेत के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना भी किस्से कहानियाँ सुना हूँ, उसमें लोग बताते हैं कि भूत प्रेत जो भी होते हैं, उनका चेहरा भयानक होता है। वो सुंदर नहीं होते, वो किसी से प्रेम नहीं करते, हमेशा लोगों को सताया करते हैं। लेकिन ये लक्षण आप में नहीं है। लड़की पहली बार हंसती है, मुस्कुराती है, कहती है, बड़ा देर में पहचाने। तुम सही पहचाने हो, मैं ऐसी दुष्ट आत्मा नहीं हूँ। मैं हूँ आत्मा, लेकिन ऐसी वाली नहीं। मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही थी, बस मैं उस पल का आनंद ले रही थी। मैं तुम्हारे साथ में समय व्यतीत कर रही थी। अभी तक तुम्हारा साथ में कुछ मैंने ऐसा किया जिससे तुम्हारा कष्ट हो। मैं कहने लगा कि हाँ, आपने मेरे साथ में कष्ट दिया है। जब मैं दिन में आपके बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ तो मेरा सर फटने लगता है। हाँ, तब वो हंस के कहती है, ऐसा मैं चाहती थी कि मेरे बारे में तुम दिन में कुछ ज़्यादा सोचने की कोशिश ना करो। ये तुम्हारे लिए अच्छा था और मेरे लिए भी अच्छा था। मैं नहीं चाहती थी कि ये बातें तुम अपने दोस्तों में कहो, अपने घर वालों से कहो। इसलिए मैं
अब ये थोड़ा सा झटका तुम्हें देती थी। मैं जब प्रेतात्मा से मेरी दोस्ती हो गई थी, अब मैं कहने लगा कि देखिए, अब जितना हो गया, अब उतना तक हम रुक जाते हैं। आप अपने रास्ते जाइए और मैं अपने रास्ते पर। इतनी ही मेरी दोस्ती थी। मैं अब उस प्रेतात्मा लड़की को जान करके उसके साथ बिस्तर शेयर नहीं कर सकता था। एक अजीब सी डर अंदर से लग रहा था। प्रेतात्मा प्रेतात्मा होती है, हाँ, मैं इसके साथ में बिस्तर शेयर नहीं कर सकता था। हाँ, तब कहने लगी कि तुम क्या बोलोगे, मैं अब खुद ही अपने आप जा रही हूँ। लेकिन तुम अच्छे लड़के हो और तुम समझदार भी हो। हाँ, देखो, तुम्हारी जो भी संकट है ना, जो तुम्हारे साथ में चल रहा है, तुम्हारे घर परिवार में तुम पारिवारिक लोग उलझे हुए हो, तुम्हारे पिता परेशान हैं, तुम भी परेशान हो, वो सब कष्ट तुम्हारा बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। अब वाकई में वो लड़की रात भर मेरे पास में रहती है और जब मैं सो जाता हूँ और उसके बाद वो नज़र नहीं आती। मुझे लगा कि वो गई नहीं होगी, वो उसी पलंग के नीचे छुपी होगी, उसी पलंग पर होगी और मुझे दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मैं कई दिन तक वहाँ पर आता नहीं हूँ। मुझे डर लगता है, प्रेतात्मा है, कुछ भी कर सकती है। और ये बात अपने माँ को भी नहीं बताता हूँ, ना अपने यार दोस्तों में मैं कुछ इस बात को शेयर करता हूँ कि लोग बाग मेरी मजाक उड़ाएंगे। और माँ को इसलिए नहीं बताता था कि माँ तो मुझे ट्यूशन सेंटर पर जाने नहीं देगी। वो कहेगी कि नहीं बेटा, सब भूल जा, घर में रह। अब मैं अपनी आज़ादी को छीनना नहीं चाहता था। हालांकि उस प्रेतात्मा ने मेरे साथ में कभी गलत नहीं किया, मैं इस चीज़ को ज़रूर जानता हूँ। वो एक भली प्रेतात्मा थी। अब जैसे भी हो, उसके बारे में विशेष मैं जानकारी नहीं रखता। लेकिन उसके बाद में वो जो मुकदमे हमारे ऊपर में किए हुए थे, मेरे पिताजी के बहुत से मुकदमे हुए थे, सब उन लोगों ने वापस ले लिया। जिन्होंने किया था, सब ने मुकदमा वापस ले लिया। और ये सब इतना जल्दी हुआ था ना कि हमारे परिवार के लोग बड़ा खुश हो गए थे। और ख़ास करके मेरे पिताजी के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान अब लौट आई थी। और वो चमत्कार उस लड़की के द्वारा ही हुआ था। शायद उसी लड़की ने अब उनका दिमाग में जा कर के अब एक तरह से अब ऐसा ख्याल पैदा कर दिया हो कि तुम क्या कर रहे हो, भोले भोले इंसान को तुम लोग परेशान कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। अब इसके बाद में कभी भी उस प्रेतात्मा लड़की से मेरी मुलाकात नहीं होती। अब तो मेरा शादी ब्याह बाल बच्ची भी हो गए, लेकिन कभी कभी बैठ कर सोचता हूँ कि वो भी क्या दिन थे जब मैं एक प्रेतात्मा लड़की के साथ ना जाने कितनी रातें बिताई अनजाने में। अगर मैं जान लेता ना कि वो प्रेतात्मा है तो मैं उसके नज़दीक में नहीं जाता, चाहे वो कितनी बड़ी अच्छी प्रेतात्मा क्यों नहीं होती, लेकिन है ना, प्रेतात्मा है ना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अजय जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है, कोई अपनी आप बीती है जो आप मुझे भेजना चाहते हो ताकि मैं अपनी आवाज़ में इस कहानी को यूट्यूब पर डाल सकूं, तो आप ज़रूर भेजिएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर या मेरे मेल आईडी पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाइप वाला बटन को ज़रूर दबाइएगा। फिर हम कल की रात मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।